तो भाई देखो, ये एम्बाइब की एप्लीकेशन है, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, आपको इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे एजुकेटर्स की बुक्स हैं, बहुत सारी मार्केट की बुक है। यू कैन अलाइन ऑल दोज बुक्स है, और इन सब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात सबको पता है। सुंदर बाबू कैसे हैं भाई? तो हम सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये वोकैब डेली लिखते हैं तो हो सकता है कि आपसे कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, लेकिन जब गलत होगी तो आपको याद भी रहेगी कि मैंने क्या गलती की थी। और अपनी गलतियों को सुधारना ही बेटा सक्सेस का एक मार्ग जो है सुनिश्चित कर देता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप अपनी गलतियां करते हैं, देखो गलतियां करना ये ह्यूमन नेचर है, मेरा भी है, आपका भी है, सबसे गलतियां होती हैं, ठीक। लेकिन गलतियों को करते जाने में प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है? सिर्फ गलतियों को खत्म करना है। गलती होगी क्योंकि हम सीख रहे हैं, लेकिन गलती हमसे हो गई, नाउ वी हैव टू नो कि इसको कैसे खत्म करना है, कैसे सबसाइड करना है। लेकिन अगर हम एक ही गलती को बार बार करते जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लर्न नहीं कर रहे, ठीक है। वी आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम, वी आर जस्ट वेस्टिंग द मनी, और वी आर जस्ट वेस्टिंग द प्रोडक्टिविटी। ओके, चलो तो शुरुआत करता हूँ आज आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो भैया आपके क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताऊं आज हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। यू विल गेट सम क्वेश्चंस एज वेल एज यू विल गेट बेटा कुछ मैं आपको इडियम्स पढ़ाऊंगा भी जो आपके लिए नए हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा गया? अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या आंसर होगा? ग्रेजुअल रिकवरी होगा, फ्रेंडली फीलिंग होगा, एक्सेसिव लेबर होगा, और एक्सेसिव एंथुजियाज्म होगा। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो भी आंसर, जल्दी जल्दी से आंसर करें, और सेशन को एक बार भी लाइक और शेयर कर दें। डू लाइक एंड शेयर द सेशन। सभी लोग बेटा लाइक और शेयर कर दें। अच्छा, क्लास में लाइक्स कुछ कम रहते हैं, लाइक करना पसंद नहीं करते, तो सभी बेटा पहले अभी लाइक कर देंगे, ठीक है। और जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन है आपका अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो क्या होगा? ग्रेजुअल रिकवरी होगा, फ्रेंडली फीलिंग होगा, एक्सेसिव लेबर होगा, एक्सेसिव एंथुजियाज्म होगा। बहुत बढ़िया, आंसर्स आने लगे सबके। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे। पहली शर्त है आप लिखें क्वेश्चन नंबर, जैसे 1 लिखा गया उसके बाद में अपना ABCD मेंशन करें। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्रेंडली फीलिंग विल बी द करेक्ट आंसर। देखो समझ भी आ रहा है, एक लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड है ना आभार, आपने आभार का एक बाउट दिया, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंडली फीलिंग, कि भाई कहीं ना कहीं फ्रेंडली फीलिंग है, लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड होगा, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं, आई फेल्ट अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड व्हेन आई मेट हर एट द एयरपोर्ट विद माई पार्सल। तो मुझे एकदम फ्रेंडली फीलिंग महसूस हुई जब मैंने उसको देखा, मतलब व्हेन आई मेट हर एट द एयरपोर्ट विद माई पार्सल, जब मैं उसके पार्सल के साथ मिला उससे, तो उसने एक लिटिल क्या दिया बेटा? गश ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दे देना, ठीक है। लाइक फीलिंग वाली, मतलब फ्रेंडली फीलिंग दे देना। नेक्स्ट है टू लूज ग्राउंड। क्या आंसर होगा? टू बिकम लेस पावरफुल, टू बिकम लेस पॉपुलर, टू लूज फाउंडेशन, एंड टू बी विदाउट अ लीडर। आंसर बताएं, टू लूज ग्राउंड क्या होगा? शी हेल्प्स मी एंड आई फेल्ट अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल, आप ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। गुड मॉर्निंग एक्सपर्ट, कैसे हैं? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। देखो अगर मैं बात करूं, एक लिखा गया टू लूज ग्राउंड, एक हो सकता है बेटा टू गेन ग्राउंड, ठीक है, और एक हो सकता है बच्चे टू फर्म ग्राउंड। बात सही है? तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं देखूं, टू लूज ग्राउंड यानी कि अपने ग्राउंड लूज करते जा रहे हो। टू गेन ग्राउंड कहीं ना कहीं समझ आ रहा है बेटा, विन कर देना, ठीक है। और टू फर्म ग्राउंड मतलब सेम बने रहना, अपनी पोजीशन को होल्ड करना, होल्ड द पोजीशन, ठीक है। ये बच्चे कुछ वर्ड्स होते हैं, समझ आ रहा है ठीक से? तो आपने कहा टू लूज ग्राउंड, इसका मतलब समझ आ गया कि आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लूज कर रहे हो। द करेक्ट आंसर विल बी टू बिकम लेस पावरफुल, टू बिकम लेस पावरफुल। सेंटेंस देखते हैं। द कार कंपनी हैज लॉस्ट ग्राउंड इन यूरोप अमिड सप्लाई बोटलनेक्स। मतलब क्या हुआ? जो कार कंपनी हैज लॉस्ट ग्राउंड, बेटा कहीं ना कहीं उसने अपनी पॉपुलैरिटी को कम किया है। लॉस्ट ग्राउंड मतलब बिजनेस को कम किया है इन यूरोप में, अमिड सप्लाई बोटलनेक्स, सप्लाई बोटलनेक्स के बीच में, समझ आ रहा है। तो कार कंपनी ने कहीं ना कहीं बेटा चीज़ों को कम किया है। गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी से बताओ, परफेक्ट है? चलो आ जाओ। गेन ग्राउंड बिकम पावरफुल, बिल्कुल सही बात है। गेन ग्राउंड विन होना, विक्ट्री होना, गेट पावर, पावरफुल होते चले जाना, ऐसे आप कर सकते हैं। और टू फॉल बैक ऑन, क्या आंसर होगा? टू फॉल बैक ऑन, or to oppose something important, to suffer an injury on the back of an in an accident, or to fail to do something important in time, to seek support out of necessity। आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बेटा देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स,
यू कैन यूज दैम वर्ड्स ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। कुछ ऐसा रहता है कि वॉल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है, आई डोंट रिकमेंड दैट, वो अमंग एंड अमंगेस्ट में काम करता है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपने समझ लो कि कोई चीज़ें फिक्स हैं, जैसे आपने कह दिया कि 5 लोगों के बीच में कुछ है तो वो एमिड हो सकता है। एमिडेस्ट कभी कभी ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे आप कन्फ्यूज़न में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए एमिडेस्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है कि एक फाइन सी लाइन खींच के बता दो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है। तो टू फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, करें शुरू। देखो, टू फॉल बैक मतलब टू अपोज समथिंग इंपॉर्टेंट, या फिर टू सफर एन इंजरी ऑन द बैक इन एन एक्सीडेंट, टू फेल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट इन टाइम, या टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। तो बेटा टू फॉल बैक का मतलब होता है टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। आउट ऑफ नेसेसिटी आप क्या करते हो, सपोर्ट को सीक करते हो, डी करेक्ट आंसर होगा। देखो सेंटेंस, व्हेन द बिजनेस फेल्ड, जब बिजनेस फेल हुआ, वी हैड टू फॉल बैक ऑन आवर सेविंग्स, तो क्या हुआ कि हमें अपने सेविंग्स पे वापस लौटना पड़ा। तो फॉल बैक ऑन द सेविंग्स का मतलब हो गया कि जो आपने बचा रखा था उससे आपने सर्वाइवल निकालना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग भाई। द प्रोवोक एंड प्रोवोकेशन, बेटा नाउन और वर्ब का अंतर हो गया, ठीक है। चालू, चलो आगे बात करते हैं। तो हमने क्या यूज किया, दैट इज कॉल्ड कि फॉल बैक ऑन द सेविंग्स होगा। नेक्स्ट आ जाए, अ डैम्प स्क्विब क्या होगा, रेनी वेदर होगा, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होगा, एन अनएक्सपेक्टेड बिगनिंग होगी, अ डैम्प ग्राउंड आफ्टर रेन्स होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा, करो भाई। बात समझ पा रहे हो शालू आप, कि एक वर्ब है पहले वाला और दूसरे वाला जो आप वर्ड यूज कर रहे हो वो नाउन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से भी आपकी कई सारी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। निहाल क्या कर रहे हो बेटा, सी कैसे हो सकता है, ठीक है। सुनो, देखो डैम्प माने हम सबको पता है, डैम्प माने क्या होता है, ये होता है आपका वेट, ठीक है। और जो इसकी वर्ड वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फायर क्रैकर्स, है ना, जिसके हम पटाखे कहते हैं। अभी दीपावली आ रही है, तो एक बात बताओ मुझे, अगर आप गीले पटाखे लेके लड़ने जाएंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, दैट विल बी द गुड रिजल्ट और द बैड रिजल्ट। आप कहेंगे सर मज़ा ही नहीं आएगा, कैसी दीपावली मनाओगे, अगर पटाखे गीले हैं तो आप डिसअपॉइंटमेंट में चले जाओगे, ठीक है। और डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होगा, या फिर आप कह सकते हो फेलियर हो सकता है, अनसक्सेस हो सकता है। तो मल्टीपल मीनिंग कैन बी विद दैट ईडियम, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। जरा एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या लिखा गया है। आपने कहा द रॉकेट मोटर हैज़ फेजल्ड आउट लाइक अ डैम्प स्क्वेब, तो फेजल्ड आउट क्या हो गया बेटा, बिल्कुल बाहर निकल जाना, एंड ऑफ फेल इन वीक और डिसअपॉइंटिंग वे। तो रॉकेट मोटर हैज़ फेल्ड आउट लाइक अ डैम्प स्क्वेब, जैसे डैम्प स्क्वेब होता है, गीले पटाखे होते हैं, ऐसे आपकी जो मोटर थी वो बिल्कुल फेजल्ड हो गई, आउट हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वेल डन साथियों, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मुझे लगता है one of the easiest question now we have, to smell a rat, to smell a rat मतलब क्या होगा, to smell foul, to smell foul, या फिर हमने कहा to chase a rat, to be suspicious। जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा। वन ऑफ द इजिएस्ट idioms है, ठीक है, सबको पता है, सबसे आसान है। सेवंथ हेवन बहुत आसान था, फिर भी आप ऐसी बातें करोगे। बेटा करेक्ट आंसर होगा टू बी सस्पिशियस, संदेह में चले जाना, टू बी सस्पिशियस विल बी द करेक्ट आंसर। टू स्मेल अ रेट, मुझे यहाँ लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रही है, टू बी सस्पिशियस विल बी द करेक्ट आंसर। शिवांश चौधरी सस्पिशियस होगा, ठीक है। सी, I started to smell a rat when he said he was working late, but when I drove past his office, all the lights were off। मतलब क्या हुआ, मुझे संदेह हुआ, I started to smell a rat when he said he was working late, कि वो लेट काम कर रहा था, but when I drove past his office, जब मैं उसके ऑफिस से निकला, all the lights were off, सारी की सारी लाइट ऑफ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे संदेह था कि वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने ऑफिस में जाके कंफर्म किया कि सच में ऐसा है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, टू ऑयल द नॉकर, बेटा क्या होगा, टू ऑयल द नॉकर, टू इंस्टिगेट अ पर्सन टू डू अ जॉब, टू डू अ वर्क विद इंक्रीज पेस, टू टिप द ऑफिस बॉय, या टू रिसीव ओल्ड एनिमिटी। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर बताओ। ओके, चलो शुरू करें। देखो पहले समझ लो,
बेटे जो वर्ड लिखा गया है ना नौकर, ये हिंदी वाला नौकर सा लग रहा है ना, वैसे होता है डिवाइस टू नॉक, अ डिवाइस टू नॉक, उसके लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आपने कहा द टू ऑयल द नौकर, मतलब अब देखो इसका मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि नौकर को ऑयल कर देना। ठीक है, या फिर आपने कहा जो डिवाइस होती है जो नॉक करती है दैट इज कॉल्ड द नौकर। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे करना है। बड़ी आसानी सी बात है कि टू इंस्टिगेट अ पर्सन टू डू अ जॉब, किसी को भड़का देना कुछ करने के लिए, टू डू अ वर्क विद इंक्रीज पेस, या टिप ऑफ द ऑफिस बॉय। तो जो ऑयल करना होता है, टू ऑयल समथिंग, तो आपको पता होगा तो टू ऑयल करने का मतलब होता है रिफाइन समथिंग, मेक इट बेटर नॉट द वर्स्ट। तो इंस्टिगेट करना जो वर्ड है वो भड़काने के लिए यूज होता है, समझ पा रहे हैं? इंस्टिगेट करना यूज होता है भड़काने के लिए। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शंस को चेक करूँ तो मेरी ओपिनियन ये है, इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, टू टिप द ऑफिस बॉय। समझ गए? टू टिप द ऑफिस बॉय, समझ पा रहे हो? तो टू ऑयल द नौकर का मतलब होगा टू टिप द ऑफिस बॉय। जैसे आपने कहा यू कैन नॉट एंटर द क्लब विदाउट ऑयलिंग द नौकर, यानी कि जब तक तुम टिप नहीं दोगे तब तक तुम ऑफिस में एंटर नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो अच्छा सा वर्ड है, याद रहेगा। तो इसको हिंदी वाले नौकर से आप मिला के समझ लो। ओके, बहुत बढ़िया एक्सपर्ट। नेक्स्ट बताएं, ट्रेड ऑन द टूज, क्या आंसर होगा? ट्रेड ऑन द टूज मतलब है टू गिव ऑफेंस टू पीपल, या फिर टू फॉलो पीपल ग्रेजिंगली, टू ट्रीट पीपल इंडिफरेंटली, या टू बी किक्ड बाई पीपल। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7? बताएं आंसर, जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्या लिखा गया? ट्रेड ऑन द टोज, ठीक है, टू गिव ऑफेंस टू पीपल, टू फॉलो पीपल ग्रेजिंगली, टू ट्रीट पीपल इनडिफरेंटली, या टू बी किक्ड बाई पीपल। करेक्ट आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे आज, घबराओ मत, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया हैं बेटा। टू गिव ऑफेंस टू पीपल विल बी द करेक्ट आंसर। टू गिव ऑफेंस टू द पीपल विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट सभी का गलत है। देखो, यू माइट ट्रेड ऑन द टोज ऑफ सम रिच पीपल विद दिस बिजनेस, मतलब क्या होगा कि यू माइट ट्रेड ऑन द टूज, कहीं ना कहीं तुम ऑफेंस कर सकते हो, नाराज कर सकते हो सम रिच पीपल को विद दिस बिजनेस, इसके साथ में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑन द टूज का मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हें मतलब पैरों पे चलना पड़ जाएगा, पैदल चलना पड़ जाएगा, यानी कि यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, यू विल एंगर समवन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी, जैसे लिखा गया है ध्यान से वैसे ही ब्रेक कर दो। क्या लिखा गया? एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब क्या होगा? मतलब टू बी कंपेंसेटेड, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, टू बी रेप्रीमेंटेड एंड टू बी प्रेज्ड। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? करो भाई। डाउन टर्न था, एस्वेज था, बहुत बढ़िया राहुल, वेल डन वेल डन, जय हिंद भाई, जय हिंद। करेक्ट आंसर मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो लिखा गया वही तो है, जैसे क्या था देखो, हमने कहा एड इंसल्ट टू इंजरी, इंसल्ट ऐड कर देना इंजरी को, यानी कि पहले चोट थी उसमें और इंसल्ट भड़का देना। तो मेक अ सिचुएशन वर्स की कोई चीज़ पहले से खराब थी उसको आपने और ज़्यादा खराब कर दिया। ऐसे ना, ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल देना। ठीक है, सी आपने कहा द कंपनी रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी रिफ्यूजेस टू पे हिज एक्सपेंसेस। सही है, तो क्या द कंपनी रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, जॉब के लिए जो थी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट होगी, एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, और इससे ज़्यादा बुरा ये हुआ रिफ्यूज टू पे हिज एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंसेस भी देने से मना कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इन सेंटेंसेस को आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। मतलब भाई मुहावरा ही तो है कि आपने कहा एक तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ऊपर से घर वालों ने ये और कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द एड इंसल्ट टू इंजरी होगा। ठीक है, एड फ्यूल टू फायर, इग्नाइट स्टिमुलेट कर देना, भड़का देना, अबिट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है गेट अ रॉ डील, गेट अ रॉ डील मतलब टू बी नॉट टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एजुकेशन, not to be rewarded well, not to be partially done, and not to be treated as well as others। क्या आंसर होगा? गेट अ रॉ डील। आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सारे बेटा बहुत अच्छे अच्छे हैं, फटाफट फटाफट आंसर देते चले जाओ। क्या होगा? निहाल ने डी लिखा है लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ में, किसी का ए आंसर है, किसी का बी है, सबके अलग अलग है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके अलग अलग ही आंसर सारे। चलो शुरू करते हैं। देखो समझ क्या रहे, गेट अ रॉ डील मतलब मुझे रॉ डील मिली है। तो रॉ डील का मतलब नॉट टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एजुकेशन, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। नॉट टू बी रिवॉर्डेड वेल ये हो सकता है, नॉट टू बी पार्शियली डन, या ये तो नहीं होगा ना, नॉट टू बी पार्शियली
नॉट टू बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर्स। तो देखो सुनो, आप कहीं गए पार्टी में, आपने कहा यार हमें तो सबको तो अच्छा खाना दिया, हमें तो रॉ खाना दिया, रॉ मतलब कच्चा खाना दे दिया, तो इसका मतलब हमें उतने अच्छे से एंटरटेन नहीं किया गया जैसे दूसरों को किया गया। भाई अगर आप कोई डील करने जाते हैं तो व्हाट यू वांट, यू विल गेट द कॉन्क्रीट डील। तो आपने कहा आई गेट द रॉ डील, भाई मुझे तो ऐसा मिला ही नहीं जैसा सबको मिला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट टू बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर्स, ठीक है। ऐसे ट्रीट ना करना जैसे दूसरों को किया गया, तो इसका मतलब गेट अ रॉ डील होगा, यानी कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। जय दिल्ली, आई थिंक यंग पीपल गेट अ रॉ डील आउट ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब क्या होता है कि जो यंग पीपल होते हैं ना, उन्हें क्या मिलता है, रॉ डील मिलती है आउट ऑफ द पॉलिटिक्स, कि कहीं ना कहीं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लव। बताएं क्या आंसर होगा। हैंड एंड ग्लव का आंसर क्या होगा, वेरी डिफिकल्ट, ओपन एनिमी, वेरी इंटीमेट या फिर वेरी ड्यूट। आंसर बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मार्क करो, फटाफट बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा, करो भाई। समीर अहमद, बहुत बढ़िया बेटा, याद थे ना सारे के सारे वर्ड्स। देखो सच बात ये है, अगर याद है तो सच में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपको याद है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, समझ लो। हैंड एंड ग्लव, तो जो जो हाथ होता है ये ग्लव्स के बिल्कुल अंदर रहता है ना, बात समझ गए। भाई जो हाथ है वो ग्लव्स के बिल्कुल अंदर रहता है, यानी कि कैसा रहता है, वेरी डिफिकल्ट, ओपन एनिमी है, इंटीमेट है, र्यूड है। तो आप कहेंगे इंटीमेट है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताएंगे। अब देखो यहाँ से बेटा कुछ नए आपके लिए मुहावरे हैं, ध्यान से देख लो। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले एक बार ये सेंटेंस आप पढ़ लो, क्या सेंटेंस दिया गया। आपने कहा द बैंक रॉबर्स वर हैंड इन ग्लव विद सम एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक। मतलब कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज है ना बैंक के, उनके साथ वो हैंड इन ग्लव थे, यानी कि उनके साथ किसमें थे बेटा, इंटीमेट थे, उन्हें सब कुछ पता था, ठीक है। आ गया समझ, जस्ट असेंबल अ मास विद टुगेदर, किसी के साथ जुड़ा होना, ठीक है। आ जाओ, अब कुछ मुहावरे हम ऐसे पढ़ लेते हैं जिससे आपको चीज़ें बढ़ जाएं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे भी। देखो याद करो, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होता है ये, सेइंग समथिंग इंसल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एप्रिशिएटिव वर्ड्स, ठीक है। जैसे कोई आदमी कामयाब नहीं है और वो मेहनत भी नहीं करता है, आपने उसके कंधे पे हाथ रखा, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, लगे रहो ऐसे ही, कुछ ना कुछ करके मानोगे। तो होता क्या है कि कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन आपको पता है कि ये इसके लायक तो है ही नहीं, इससे कभी होना तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं हम लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी होता है ना, आपका रिजल्ट ना क्लियर होने पर घर वाले गुस्सा नहीं होते, बड़े प्यार से आपको ट्रीट करते हैं, तो आप समझ जाते हो कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। किसके साथ ऐसा हुआ है, जरा हाथ उठा के बताओ कि हाँ सर मेरा कभी कोई काम खराब हुआ है। मतलब ऐसा नहीं सिलेक्शन की बात हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ और किया हो। बेटा एक्सपर्ट, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग आई वाली होगी, ई वाली नहीं होगी, वो पूरक होता है, ठीक है। यू आर गुड टू नथिंग, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही बोला जाता है, यू आर गुड टू नथिंग। तुम अच्छे तो हो लेकिन किसी काम के नहीं हो, ठीक है। यू आर गुड टू नथिंग, बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा हर वर्ड्स ऑन माई ब्लॉग सीम्स लाइक अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। उसके जो वर्ड्स थे ना मेरे ब्लॉग पे, वो पूरी तरीके से लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट थे, ठीक है। आगे समझ। तो कभी कभी घर वालों ने आपकी तारीफ करी होगी, उसके लिए आप कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आ जाओ, कॉल है स्पेड है स्पेड। स्पेड क्या होता है, एक तरीके से, एक तो आपने पत्ता देखा होगा, वो स्पेड होता है। एक स्पेड का मतलब होता है वो जो खुदाई करने के काम आता है, जिसको हम फावड़ा कहते हैं, वो भी स्पेड ही होता है। तो आप ऐसे समझो, कॉल है स्पेड, ऐसी ऐसी बातें कह देना जो आपको छील दे, कट लगा दे आपकी बॉडी पे। तो आपने कहा टॉकिंग फ्रैंकली, यूजुअली घर वाले कहते हैं ना, तुमसे ना हो पाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ कॉल है स्पेड। मतलब आपने कहा आई विल नॉट लाई अबाउट इट एंड कॉल अ स्पेड है स्पेड। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच सच कह दूंगा जो भी है, मुझे कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें कह देना, चुपती चुपती बातें कह देना जो आपको बुरी भी शायद लग सकती हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लैश एंड ब्लड। आसान ही है, रेफरिंग टू समवन इन फैमिली और ह्यूमन नेचर, इट्स फ्लैश एंड ब्लड टू फील सच स्ट्रॉन्ग इमोशंस एट दिस टाइम। भैया क्या, ये तो ह्यूमन नेचर है, ऐसे समय पे हर किसी को फीलिंग्स आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन नेचर, ठीक है। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बाई समवन ऑलवेज सर्ज माई डेडिकेशन टूवर्ड्स माई गोल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आपके जो डेडिकेशन है वो बढ़ जाता होगा, ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपने कहा बच्चों जैम ऑन द ब्रेक्स। अब ये क्या है जैम ऑन द ब्रेक्स, प्रेस ब्रेक्स ऑफ अ व्हीकल सडनली। भाई जैम ऑन द ब्रेक्स यानी कि बिल्कुल जाम कर देना, उसको रोक देना, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखा है, आई हैड टू जैम ऑन द ब्रेक्स व्हेन आई सॉ द डियर। मैंने बिल्कुल उसको, गाड़ी को एकदम से रोक दिया, सडन स्टॉप कर देना, जब आपने किसको देख दिया, डियर को देख दिया। समझ पा रहे हैं।
तो ये सारे के सारे मुहावरे देख पा रहे हो, कुछ नए आपको याद कराने की कोशिश की जाती है और साथ के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। तो अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, बेटा रिस्ट के ऊपर स्लैप करना, जस्ट ए स्मॉल पनिशमेंट, यानी कि आपने स्लैप कर दिया रिस्ट के ऊपर। अब गाल पे स्लैप करोगे तभी तो लगेगा पनिशमेंट हुआ है। रिस्ट पे स्लैप कर देना यानी कि बस पनिशमेंट तो दिया है, लेकिन बस कुछ पनिशमेंट नहीं है, इसका मतलब है जस्ट ए स्मॉल पनिशमेंट। मतलब you will get a slap on the wrist for painting this wall but don't dare to do it again। मतलब होता है ना जैसे आप बच्चों को करते हैं कि आपके बच्चों ने कुछ गलतियां कर दी हैं तो यू जस्ट स्लैप ऑन द रिस्ट कि चलो ये पनिशमेंट तो है लेकिन आगे से मत कर देना, ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो यूजुअली स्लैप ऑन द रिस्ट आपके साथ भी हुआ होगा। तो अब हम शुरू करते हैं फिर दोबारा से, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। आ जाओ फिर बताओ, करो बेटा क्वेश्चन बताओ। अ हार्ड नट टू क्रैक, जल्दी से बताएं। अ हार्ड नट टू क्रैक का आंसर क्या होगा? अ फुलिश सर्च है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, एन ईजी क्वेश्चन है, या एक्सपेंसिव थिंग है? इजिएस्ट वन है, इट इज हार्ड नट टू क्रैक। सीडीएस इज हार्ड नट टू क्रैक, सीडीएस इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, बट एसएसबी इज हार्ड नट टू क्रैक। ऐसे है ना, रिटन एग्जाम इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट बट बेटा जो एसएसबी है दैट इज हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बताते हैं। आपने कहा टू डेज इंग्लिश असाइनमेंट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। आज का जो इंग्लिश असाइनमेंट है वो सचमुच में बहुत मुश्किल है, ब्रेक कर लेना, ठीक है। इट इज कॉल्ड हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क। इसको एक हम अपहिल टास्क भी कहते हैं, याद आता है? इट इज अपहिल टास्क, यानी कि पहाड़ पे चढ़ने जैसा काम। अपहिल टास्क डिफिकल्ट टास्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर मतलब लिसन केयरफुली, वॉज डेडली अपोज्ड, या फिर पोज्ड इंडिफरेंस एंड डिड नॉट पे एनी अटेंशन। बताओ भी क्या आंसर होगा? टर्न डीफ ईयर, क्या आंसर लिखेंगे? अपहिल टास्क, याद आ गया एक्सपर्ट। ऐसे आप सोच सोच के लिखा करो। टर्न डीफ ईयर मतलब लिसन केयरफुली, या फिर वॉज डेडली अपोज्ड, पोज्ड इंडिफरेंस, या फिर डिड नॉट पे एनी अटेंशन। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? बताओ। आ स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब समझ ही आ गया कि आसान सा पनिशमेंट होगा। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, किसी की बातों को अनसुना कर देना, ध्यान न देना। किसी की बातों को अनसुना कर देना, ध्यान न देना, ठीक है, ये आंसर होगा। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपके लिए, pour cold water on, pour cold water on, be discouraging or negative about something, be encouraging about something, to clear something, या फिर to refine something। pour cold water on, क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आंसर मार्क करें। जैसे कभी कभी आप अपने घर वालों को कुछ स्कीम्स बताते होंगे कि अगर हम ये वाला काम कर लें तो इतनी कमाई हो सकती है, या अगर मैं ये वाला एग्ज़ाम दूं तो सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो घर वाले बहुत आसानी से बड़े प्यार से आपकी बातें सुनते होंगे और फिर लास्ट में कहते होंगे तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, पूरा ठंडा पानी उठा के आपके एक्साइटमेंट के ऊपर डाल दिया। अब एक्साइटमेंट कैसे हो गई? ख़त्म हो गई। यानी कि उन्होंने आपको क्या करा, इनकरेज करा या डिस्करेज करा? तो आप कहेंगे सर उन्होंने मुझे डिस्करेज कर दिया, यानी कि मेरे सारे स्कीम के ऊपर पानी फेर दिया। यानी कि टू बी डिस्करेजिंग, या फिर नेगेटिव कर देना, किसी को डिस्करेज कर देना, नेगेटिव कर देना। समझ आ गया? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत बढ़िया, करते रहो। नेक्स्ट है टू स्पीक डैगर्स। बेटा टू स्पीक डैगर्स का मतलब क्या होगा? टू अब्यूज समवन, टू इंडल्ज इन वॉरेशियस टॉक्स, टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी, टू स्पीक पोलाइटली। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप मार्क। सैड होगा, मॉर्न होगा, एम्बेरेस्ड होगा, डिस्करेज होगा और फेंटेड होगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार आप आंसर दिखाएं कि क्या करेक्ट आंसर होगा। 14 का करेक्ट आंसर बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, अब समझो। हमने कहा टू स्पीक डैगर्स। अब डैगर्स क्या होते हैं? खंजर होते हैं। अब भाई आप खंजर निकाल निकाल के बातें करोगे तो कैसे होगा? टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी, शत्रुता के साथ में। अब्यूज नहीं होता है खंजर। गालियों में थोड़ी निकलते हैं, गालियां तो आप प्यार में भी देना शुरू कर देते हो, लेकिन खंजर आप प्यार में नहीं निकालते हो। दैट इज कॉल्ड द डैगर, ठीक है। और एक आपने मुहावरा सुना होगा, डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन होते हैं बिटर रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप, संबंध जिसमें खंजर निकल जाए, तलवारें निकल जाएं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप समझ रहे हो ना, ऐसे ही बेटा एग्जाम में भी होता है कि आप कभी कभी बहुत क्लोज ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। आई विल स्पीक डैगर्स टू माई एनिमी व्हेन आई सी हिम एट द डिबेट, मतलब आई विल स्पीक डैगर्स टू माई एनिमी, मैं उसके लिए बहुत हॉस्टाइल हो गया व्हेन आई सी हिम एट द डिबेट, जब मैंने उसे डिबेट पे देख लिया, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
स्पीक डैगर्स इन कॉन्फ्लिक्ट होगा, आ जाओ। और टू गो एट ईच अदर विद हैमर एंड टोंग्स, मतलब टू गो एट ईच अदर विद हैमर एंड टोंग्स। हैमर आप समझते होगे हथौड़ा है, टोंग्स आपका चिमटा होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? टू फाइट विद वेपन्स, टू आर्ग्यू नॉइजीली, टू हग ईच अदर, टू गो क्रेजी अबाउट मीटिंग ईच अदर। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप मार्क करें। स्पीक डैगर्स को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अब हमारी तलवारें बोलेंगी, ठीक है। हम तो बहुत दिन बोल लिए, अब हमारी तलवारें बोलेंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। माई पोइट्री क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखा करो, समझो। फाइट में बिल्कुल समझो, हमने कहा टू गो एट ईच अदर विद हैमर एंड टोंग्स, एक दूसरे की तरफ हैमर एंड टोंग्स से जाना, यानी कि हथियार लेके आना। टू फाइट विद वेपन्स नहीं होगा, टू आर्ग्यू नॉइजिली होगा, बहुत ताकत से लड़ना, नॉइजिली लड़ना, वेपन नहीं होता है। मुहावरे का मतलब भी ये होता है कि आप मुहावरे का मतलब कभी भी डायरेक्ट कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, ऊँट के मुंह में जीरा मैंने कहा, ठीक है, तो मैं इसमें ऊँट और जीरे की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कहा ज़्यादा खाने वाले को कम दे देना, या फिर मैंने कहा वन ड्रॉप इन द ओशियन, समुद्र में एक बूंद चली जाए तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, चली जाए निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द सेम इज एयर। तो कभी भी मुहावरे का डायरेक्ट मीनिंग आप एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है, कि हथियार लेके लड़ जाना हैमर एंड टोंग्स होगा, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी सम एग्जांपल। द टू ब्रदर्स वुड ऑफन गो एट ईच अदर विद हैमर एंड टोंग्स, ये दोनों भाई हमेशा लड़ते ही रहते हैं, ठीक है, बहुत नॉइजीली लड़ते हैं। इट्स ग्रेट टू हैव अ टीचर लाइक यू सर, थैंक यू भी सुदेश जायसवाल, थैंक यू। एंड टू कीप वंस हेड अबव वाटर, देखो ध्यान से समझो, टू कीप वंस हेड अबव वाटर, आपने अपने सर को पानी से ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? टू बी कॉशियस, टू कीप आउट ऑफ डेट, या टू रिमेन अलूफ, या टू फाइट ब्रेवली, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर लेना, जैसे मूवी देखो ना बाहुबली, इन्होंने अपना सिर तो डूब गया लेकिन बच्चे को ऊपर निकाल के रखा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या मार्क करेंगे, करो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टू बी कॉशियस, सावधान होना, टू कीप आउट ऑफ डेट होना, टू रिमेन अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अलग थलग हो जाना, ठीक है। आई एम फीलिंग अलूफ टुडे, मैं कुछ अलग अलग सा फील कर रहा हूँ आज, मतलब लोग मेरे साथ अटेंशन नहीं दे रहे। फाइट ब्रेवली नहीं बेटा, टू कीप आउट ऑफ डेट होता है, डेट माने होता है कर्ज, कर्ज जैसे बाहर होना, ठीक है, समझ गए। टू कीप वंस हैड ओवर वाटर, इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि परेशानियों से बाहर निकल जाना, परेशानियों से बाहर रहना, कर्जे के बाहर रहना, ठीक है। और अच्छा एक बात और सुनो, आपको याद आता हो अगर कि कर्जे के लिए एक मुहावरा होता है, याद है किसी को? इन रेड, इन रेड का मतलब भी क्या होता है? ही इज इन डेट, याद आ रहा है किसी को? टेल मी यस एंड नो, याद आया या नहीं याद आया? इन रेड ही इज इन डेट, आपको याद आ रहा होगा। आउट ऑफ रेड, आउट ऑफ डेट, इन रेड होना, डेट में होना, बिल्कुल सही बात है। और जब भी ये डी बी टी एक साथ आता है ना, बी टी, तो इसमें बेटा जो बी है वो साइलेंट होगा, डेट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पहले एग्जाम्पल देखें। वी आर इन सो मच डेट दैट वी आर ब्रेवली एबल टू कीप आर हेड्स, मतलब यहाँ बेटा बेयरली, मुश्किल से बाहर निकाल पा रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। To set the themes on fire, to do something remarkable, to try to do the obvious, to burn something to ashes, to be foolish. आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो। I'm suffering from allergy during class. What to do, sir? I'm suffering from allergy during class. What to do, sir? Not a doctor. Zesty, है ना? I'm doctorate in English. ठीक है, चल रहा है। Suffering during class, तो एलर्जी का क्या बता सकते हैं भाई, आपको किससे एलर्जी है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, बताएं फटाफट क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। क्या होगा बच्चों? टू सेट द थीम्स ऑन फायर, कहते हैं ना उसने तो पानी में आग ना लगाओ, ठीक है, पानी में आग मत लगाओ। इसका मतलब होता है यार कि पानी में आग लगाना यानी कि ऐसा काम कर देना जो कोई ना कर पाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू डू समथिंग रिमार्केबल, कुछ ऐसा कर देना जो सच में रिमार्केबल है, बाकियों से बहुत अच्छा है। टू डू समथिंग रिमार्केबल, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। सेवंथ हेवन, गुड गुड। मैं वही बता रहा था, आई हैव द डॉक्टरेट बट इन इंग्लिश। शी थिंक्स शी इज सो ग्रेट दैट शी कैन सेट द थीम्स ऑन फायर, मतलब आई थिंक शी थिंक्स, उसको वो सोचती है दैट शी इज सो ग्रेट, कि वो बहुत ग्रेट है। शी कैन सेट द थीम्स ऑन फायर, कि वो थीम्स में आग लगा सकती है, यानी कि बहुत रिमार्केबल कोई काम कर सकती है, ठीक है। आगे समझ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट वन है
टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। अच्छा, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मतलब जो मेरे साथ ऐसा हुआ है एक बार। Someone was following me on Facebook, and always he is asking me for the good morning greetings, always good morning, good evening, good afternoon, how are you, what's going on. So I was also replying to him. ठीक है? After many days, one day I asked him that who are you, what do you do. So the answer was that I am running a lab in Delhi. So I want your patients to be my on my lab, and you will get the commissions for that. Then I told him that I am not that kind of doctor. I have doctorate in English only. So that can be the feature. भाई हो सकता है क्योंकि doctor is doctor. Okay. See now, to take a leaf out of somebody's book. बेटा किसी की बुक से लीफ निकाल लेना मतलब to take him as a model, to steal something valuable, to follow the dictations होगा, ठीक है, of someone, या फिर बेटा to conform to others standards. क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप मुझे बताएं. ओके, तो समटाइम्स इट कैन बी. ओके, अब मानो किसी का नाम ही कप्तान सिंह है, तो एक बार तो लगेगा ना कि कैप्टन आ गए. ठीक समझो. 18 का आंसर क्या होगा? देखो, हमने कहा टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक. आपने किसी की बुक से लीफ निकाल ली. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि टू टेक हिम एज अ मॉडल. आपने उसको एज अ मॉडल ले लिया कि भाई ये लीफ मैंने निकाली है, मतलब ये सॉवरीन है मेरे लिए, मैं इसको याद रखूंगा. ठीक है, सॉवेनियर है. आपने कहा मे बी आई शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ रिकीज बुक एंड स्टार्ट कमिंग इन अर्ली एवरी मॉर्निंग. मतलब मे बी ऐसा लगता है आई शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ रिकीज बुक. मुझे रिकी की बुक से मतलब एक पन्ना निकाल लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए. एंड स्टार्ट कमिंग इन अर्ली एवरी मॉर्निंग, और डेली सुबह टाइम पे आना चाहिए. ठीक है, सीख ले लेना. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है आपका टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज. बहुत अच्छा मुहावरा है. टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज मतलब क्या होगा? टू बी कॉशियस, टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, टू बी केयरफुल ऑफ वंस अकाउंट्स, एंड टू बी केयरफुल टू वंस पर्सनालिटी. डू इट गाइज, फटाफट आंसर बताएं. What should be the correct answer for this question? The question number 19 you have. 3 रॉन्ग हो चुके हैं, कोई बात नहीं एक्सपर्ट, बट यू आर लर्निंग समथिंग हियर. अगर आपको सब कुछ पहले से आता है तो फिर तो ये वाली बात हो गई ना, सब मुझे तो सारा पहले आता था, एंड दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ द टाइम. बट नाउ यू आर लर्निंग, एंड यू नो, अगर आपको सब कुछ भी आता है दैट इज़ ऑल्सो द प्रोडक्टिव टाइम, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग, एंड प्रैक्टिस से आपका टाइम सेव होता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखते हैं. हमने क्या लिखा बच्चों? टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज. अपने पीज एंड क्यूज को मार्क कर लेना. टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हो जाना, यानी कि चीज़ों को सोच समझ के आंसर देना, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होना. ठीक है, लेट्स सी क्या लिखा गया. द टॉडलर वॉज टॉट टू माइंड हिज पीज एंड क्यूज एंड सो ही डिड नॉट कॉज अ रक्स इन द थिएटर. मतलब क्या था? द टॉडलर वॉज टॉट, उसे सिखा दिया गया टू माइंड, याद रखे पीज एंड क्यूज की क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है. ठीक है, एंड सो ही डिड नॉट कॉज अ रक्स इन द थिएटर. उसने कोई भी बेटा थिएटर में बदतमीजी नहीं की. नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, लेट्स सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्ले ऑन फिडल. टू प्ले ऑन फिडल का आंसर क्या होगा? दीज आर द ऑप्शंस वी हैव टू गो नाउ. प्ले अपॉन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, टू बी engaged in a fraud, and to be busy over important matters. What should be the correct answer? To play on fiddle. अच्छा, फिडल जो वर्ड होता है आपने अगर देखा हो, जो आपका वायलिन की स्ट्रिंग्स होती है ना, उनको भी फिडल कहा जाता है. समटाइम्स वी हैव द वर्ड्स प्ले सेकंड फिडल. आपने देखा होगा, सबऑर्डिनेट पार्ट प्ले कर देना. और डोंट फिडल माय अकाउंट्स, मेरे अकाउंट्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत कर देना, वो भी फिडल का ही यूज़ किया जाता है. नाउ वी हैव द वर्ड्स हेयर टू प्ले ऑन फिडल. किसी के ऊपर मतलब प्ले ऑन फिडल्स, फिडल्स पे प्ले करना. ठीक है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, लेट्स सी. द करेक्ट आंसर विल बी टू बी इंगेज्ड इन अ फ्रॉड. बेटा फ्रॉड में लिप्त होना, बुरे काम करना. प्ले ऑफ फिडल विल बी द करेक्ट आंसर. एक होता है फिट एज अ फिडल, बिल्कुल सही बात है. फिट एज अ फिडल वो क्यों बनाया गया? मैंने आपको बताया ना, वायलिन के स्ट्रिंग्स को फिडल कहा जाता है. तो वायलिन के स्ट्रिंग्स हमेशा हेल्दी होते हैं, वो कभी कमज़ोर तो होते नहीं हैं. अगर वायलिन के स्ट्रिंग्स पुअर हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, वीक हो जाएं, तो क्या होगा? उनसे अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. सो दैट्स वाई आप कहते हैं फिट एज अ फिडल. इसका मतलब होता है एज फिट एज अ फिडल, उतना ही फिट होना जितना फिडल यानी कि वायलिन जो वायलिन है उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं. ठीक है, सेम इज. ही प्लेड ऑन अ फिडल व्हेन ही एम्बेजल्ड फंड्स फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन. एम्बेजल्ड याद रखेंगे, बहुत काम का वर्ड है. पैसे का गबन कर जाने के लिए एम्बेजल्ड कहा जाता है. ठीक है, तो क्या लिखा गया? ही प्लेड ऑन अ सेकंड ऑन अ फिडल. उसने क्या किया बेटा? गड़बड़ कर दी. व्हेन ही एम्बेजल्ड, जब उसने लूट लिया क्या
फंड्स फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो कुछ मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ऐसे देखो हमने 10 कर दिए, 10 के लैप्स में हम कुछ मुहावरे पढ़ते जाएंगे, कुछ मैं आपको ऐसे सिखाते जाऊंगा। ठीक है, ऐसे मुहावरे सीखने इसलिए भी जरूरी है कि आपको याद तो रहे कम से कम कुछ नया। ठीक है, तो चलो बात करते हैं नी जर्क रिएक्शन। ये क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। मतलब एक बात बताओ, जैसे आप जा रहे हो, आपके नी में कोई जर्क आ जाए, जर्क मानते हो झटका, तो एकदम से क्या करोगे? या तो संभल जाओगे, पैर को ऊपर उठा लोगे, दैट इज कॉल्ड द नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन होता है, या आप ऐसे समझो, कभी कभी डॉक्टर आपकी नर्व्स को चेक करने के लिए आपकी नी के ऊपर हैमर से स्ट्राइक करता है, तो आप एकदम से हिला देते हो पैर को, तो दैट इज कॉल्ड नी जर्क रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे लिखा गया? अ क्विक रिस्पॉन्स। मतलब आपने कहा द स्टेटमेंट इशूड बाय द एक्टर वाज जस्ट अ नी जर्क रिएक्शन। वो कुछ नहीं था, बस एक नी जर्क रिएक्शन था। जैसे कभी कभी आपने देखा कि कोई क्राइम हुआ है और अचानक से सारी मीडिया उसको फ्लैश कर रही है, अगले दिन पता चला इतना बड़ा क्राइम नहीं हुआ था या इतनी बड़ी घटना नहीं थी जिसको इतने हाइप करके दिखा दिया गया, तो आप कह सकते हैं इट वाज ओनली अ नी जर्क रिएक्शन। ये कुछ नहीं था, नी जर्क रिएक्शन था, यानी कि एक झटके से कुछ कह दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है वंस बिटन ट्वाइस शाई। मतलब अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग अगेन। मतलब क्या होता है? वंस बिटन ट्वाइस साइड। भाई एक बार किसी को काट लिया गया तो दो बार शर्मिंदा होगा। ठीक है, अब दोबारा से ऐसा ना हो जाए कि मुझे काट लिया जाए किसी के द्वारा, तो अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग अगेन। ठीक है, ये मतलब शर्मिंदा हो जाना किसी चीज़ से। तो आपने कहा वंस बिटन ट्वाइस साइड ही कैन नॉट इसकी आफ्टर दिस द एक्सीडेंट। ओके, वो भी होता है ना, दूध का चला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वही है। तो वंस बिटन ट्वाइस शाई ही कैन नॉट स्की आफ्टर द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के बाद बेटा वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वंस बिटन ट्वाइस शाई। नेक्स्ट आता है अ 40 विंग्स होता है अ शॉर्ट नैप। आई विल बी जस्ट इन फॉर 40 विंग्स आई प्रॉमिस। थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, बस एक छोटी सी नींद ले लेने दो। होता है ना, कभी कभी आपको दिन में आता होगा बहुत तेज सिएस्टा, आपने उस वर्ड को कहा होगा, सिएस्टा होता है दिन में सो जाने के लिए। तो ये होता है बेटा 40 विंग्स, यानी कि थोड़ी देर के लिए सो जाना। याद आ रहा है? थोड़ी देर के लिए सो जाना, उसके लिए आप कहते हैं कभी कभी दिन में होता है ना, बस 10 मिनट सो लेने दो। अवेलेबल फॉर एवरीवन, आई एम फुल, दिस लास्ट पिज्जा स्लाइसिस अप फॉर ग्रैब। समझ गए? आई एम फुल, भाई मैं तो पूरा पेट भर चुका है। और आपने कहा दिस लास्ट पिज्जा स्लाइस इज अप फॉर द ग्रेड। मतलब ग्रेप्स है, यानी कि अवेलेबल फॉर एवरीवन, कोई भी ले सकता है। भाई मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, मैं अब इसको नहीं खा सकता। ठीक है, तो क्या है? अप फॉर ग्रेप्स, ग्रैब्स मतलब फॉर ग्रैब्स, कोई भी इसको ग्रैब कर सकता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? तो अच्छा है। और पिज्ज़ा का कल हमने बताया था, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इटालियन वर्ड है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। मतलब बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, टू बी हैप्पी व्हेन समवन लीव्स। कभी कभी होता है ना, किसी के जाने से भी बहुत खुशी होती है कि चलो चला गया। कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे ईडियम्स लाइक कि कभी नहीं सुने हैं, कोई बात नहीं सिस्टी, चीज़ें सही सुन तो रहे हो, अच्छी बातें हैं, नया सीखने को मिल रहा है। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। मतलब कभी कभी होता है ना, कोई ऐसे रिश्तेदार, वो देखा है ना आपने, अतिथि कब जाओगे, तो होता था ना कि ये अतिथि चली जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो क्या था? बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, किसी की बैक को देख के खुशी हो जाना। तो क्या लिखा गया? टू बी हैप्पी व्हेन समवन लीव्स। मतलब टुमारो आई विल बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हर, कल उससे मुक्ति मिल जाएगी। सही बात है। तो आप भी कह सकते हो, कोई आपका रिलेटिव है और आपके बारे में आते ही पूछता है कि क्या चल रहा है। ऐसे रिलेटिव्स लगते हैं ये तो हमारे घर पे आ ही ना जाए, आते ही ने एक ही बात पूछी है, तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी हैप्पी एंड टू बी ग्लेड टू सी द बैक ऑफ, किसी को जाता हुआ देखना। आ जाओ, चलो अब शुरू करते हैं, फिर दोबारा से मुहावरे बताना शुरू करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है बच्चों? टू बी ओल्ड एज हिल्स। मतलब टू बी वेरी इंसियंट होगा, टू बी वाइज एंड लर्निड होगा, और टू बी ओल्ड बट फुलिश होगा, नॉट बीइंग वर्दी ऑफ एज होगा। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ, करो भी क्वेश्चन का आंसर, क्या आंसर होगा? मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मार्क करो। 10 क्वेश्चंस और हैं भी आज के सेशन के लिए। ठीक है, आ जाओ। जब हमने बात की टू बी ओल्ड एज द हिल्स, तो इसका मतलब होता है टू बी वेरी एंशियंट। वेरी एंशियंट, बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत ओल्ड हो जाना। इट्स कॉल्ड वेरी एंशियंट। इट्स कॉल्ड वेरी एंशियंट। नेक्स्ट, हमने कहा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर नॉट न्यू, दे आर एज ओल्ड एज द हिल्स। मतलब ये जो आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, उसको नया नहीं कहा जा सकता है, वो तो ऐसे समझो हमेशा से हैं, एंशियंट टाइम से हैं, पुरानी ही हैं। नेक्स्ट है आपका अ ग्रीन हॉर्न, बहुत अच्छा है। एन इन एनवियस लेडी, अ ट्रेनी, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, सॉफ्ट हार्टेड मैन। क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो भाई।
क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला डायरेक्ट था सर, करें बिल्कुल। एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, देखो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा कोई पौधा होता है, जब वो जमीन से निकलता है तो उसमें एक ग्रीन कलर की बड़ी प्यारी सी बड निकलती है, आती है ना ग्रीन कलर की, वो हॉर्न शेप में ही होती है, ठीक है। तो वो हॉर्न शेप में होती है, उसको ग्रीन हॉर्न कहा जाता है, यानी कि तुम अभी अभी उगे हो, तुम एक्सपीरियंस हो, कहते हैं ना अभी उगे हो, अभी जमीन पे पैर रखे हैं, आ जाओ। हमने कहा द ग्रीन हॉर्न हु ज्वाइंट द सॉफ्टबॉल टीम नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। नेक्स्ट बताएंगे, वंस इन अ ब्लू मून, यू ऑल विल बी हैप्पी टू सी दैट ईडियम के साथ इसको तो हम 101% करेक्ट आंसर करने वाले। वो वंस इन अ मंथ, बाई वीकली, ऑन रेयर ओकेजन्स एंड एवरी नाउ एंड देन। आंसर क्या होगा? आंसर बताएं, 23 का आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा। एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना, थोड़े से ऑप्शन क्लोज कर दिए हैं, तो परेशान मत होना, ठीक है, बिल्कुल सही आप समझ पा रहे हो। ऑन रेयर ओकेजन्स विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ हो जाता है ना एवरी नाउ एंड देन, कभी कभार, नो, इट्स ऑन रेयर ओकेजन्स की बहुत ज़्यादा ओकेजनली वो आता है, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है, रेगुलर नहीं होता है। बहुत बढ़िया। ईद का चांद होना एकदम सही, आपने क्या लिखा है? ही स्टेप्स ऑन टू द प्लेइंग फील्ड वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी वो स्टेप रखता है प्लेइंग फील्ड पे वंस इन अ ब्लू मून, रोज तो खेलने आता ही नहीं है। नेक्स्ट है टू लिव फास्ट, मतलब टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन, टू accomplish a purpose, to do a task hurriedly and to use of one's income cautiously। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आंसर मार्क करेंगे, करो भाई। नेव बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड होता है, एंड नेव माने कनिंग होता है, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं शालू एकदम। वो नया होता है, एन से लिखा गया है, ठीक है, ये जो होता है कनिंग होता है, धूर्त इसको कहते हैं वैसे हम हिंदी में, ठीक है। सेकंड पेपर का सिलेबस भी आप ही कवर कराओगे? बेटा सेकंड पेपर का सिलेबस मैं कराता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे टाइम लगेगा आई विल प्रोवाइड यू सम क्लासेस फॉर दैट ऑल्सो, आई विल गिव यू क्लासेस, डोंट वरी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? कर लें शुरू। टू लिव फास्ट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बड़ी जिंदगी जीता है, बहुत तेजी से जीता है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, उसका मतलब होता है टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन, ऐसी जिंदगी जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अयास टाइप की है, लग्जरियस लाइफ है, जैसे आप देखते हो। टू लिव फास्ट, टू लिव लाइफ ऑफ डिबॉचरी, डिबॉचरी समझते हो, जहाँ पे फिडिलिटी है, धोखा है, सेक्स है, ठीक है। टू वेस्ट मनी, टाइम और एफर्ट इन अ फुलिश वे, देयरफॉर द राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगेन डिसिपेशन, सिंस ही गॉट द प्रमोशन ही लाइक्स लिविंग अ फास्ट लाइफ, बस प्रमोशन होते ही ऐसा लग रहा है कि अब तो हम पूरी फास्ट लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। अरे हाँ, सेवन्थ हेवन, बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा इस भरोसे के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई वॉन्ट लेट यू डाउन, कि भाई पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी कमी ना हो, जैसे आप अपनी वोकैब में अपना इम्प्रूवमेंट देख रहे हो। देखो मैं आपको सच बताऊं, मेरे अपने एक्सपीरियंस में 14 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, बस एक ही चीज़ सीखी है, जो मैं आपसे करवाता हूँ और जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो भी, मैं कभी ना ये थ्योरेटिकल पार्ट में विश्वास नहीं करता हूँ कि हम थ्योरीज पढ़ें, जो बच्चे मुझसे अलग से भी पढ़े हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको सबको पता है कि मैं कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात नहीं करता हूँ कि इनको पढ़ना चाहिए, बट हमें रूल्स आने चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि रूल्स आपको नहीं आने चाहिए, रूल आना चाहिए, लेकिन उसके लिए मतलब वैसे नहीं कि आपने फिक्स कर रखा है, यू हैव टू नो द रीज़न बिहाइंड द रूल। तो जैसे मैं आपको वोकैब कराता हूँ, तो यू कैन सी कि मैं क्यों आपको मोटिवेट करता हूँ कि यू शुड राइट समथिंग, क्योंकि अगर हम कुछ करके दिखा सकते हैं तो दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। मेरे दिमाग में क्या है, मुझे क्या आता है, इसका मतलब कोई एग्जाम से मतलब नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो एक्सपर्ट, अगर आप वोकैब की बात करें तो मुझे लगता है वोकैब का तो कोई डिस्टिंग्विशन ही नहीं है कि सर ये तो एसएससी वाली वोकैब आप करा रही है या फिर ये सीडीएस वाली है, ठीक है। आप लेवल देख के चलो, अच्छे वर्ड्स हैं। अगर आप बात करते हैं कि एसएससी में 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 ऐसे आते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं कि हम ऐसा ही कोशिश आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा गया? टू गिव वंस ईयर्स, टू गिव वंस ईयर्स मतलब टू मेक ऑलमोस्ट एनी सैक्रिफाइस, टू लिसन केयरफुली, टू रिफ्यूज टू लिसन, या टू इंसाइट समवन। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बताएं, करो भी आंसर क्या होगा। आपका फोन ऑफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। देखो आपने कहा टू गिव वंस ईयर्स, किसी को अपने कान दे देना, आप इस थोड़ी उखाड़ के आपने कान दे दिए उसको कि ले जाओ, दैट इज कॉल्ड टू लिसन केयरफुली, किसी की तरफ ध्यान दे देना, किसी की बातों को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट 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 आ जाओ, नेक्स्ट बात करें। आई लेंट एन ईयर टू अर्जुन व्हेन ही नीडेड समवन टू लिसन टू हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैंने उसकी ध्यान से सुनी, उसको क्या समस्या। नेक्स्ट बताएंगे। बिल्ट अप अपॉन सेंड्स, बेटा सेंड मतलब समझते हो ना, रेत के ऊपर घर बना लेना,
established on sand in the foundation, based on past experience, resting on soft material, resting on immature ideas. क्या आंसर होगा? आंसर बताओ. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मार्क करें. क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर करें. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? हाँ, करेक्ट आंसर बच्चों डी होगा, रेस्टिंग ऑन इमैच्योर आइडियाज. कहते हैं ना ये रेत पे घर मत बनाओ, ठीक है, रेत पे घर नहीं टिकते हैं. तो इसका मतलब फर्स्ट गेट सम एक्सपीरियंस, ट्राई टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, ट्राई टू गिव समथिंग कॉन्क्रीट, देन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ. ओके, तो होता है ना कि जल्दबाजी में कुछ मत करो. हैविंग बॉट ओनली हाई रिस्क स्टॉक्स, माई पोर्टफोलियो वॉज बिल्ट ऑन सेंट्स. मैंने सारे के सारे हाई रिस्क स्टॉक्स खरीद रखे, तो मेरा पोर्टफोलियो क्या है? दैट इज बिल्ट ऑन सेंट्स. वो तो रेत पे बना हुआ है, कभी भी खिसक सकता है. एट वंस बी कैन कॉल, बहुत बार आया है, बहुत अच्छा मुहावरा भी है. एट वंस बी कैन कॉल, इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, इसका मतलब होता है इंजॉइंग वन सेल्फ विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स, या फिर टू बी ऑलवेज एट वन सर्विस, या फिर टू बी अंडर वन सब्जुगेशन, या फिर टू बी ऑन एन एडवांटेजियस पोजिशन. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? बताएं भाई. क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर मार्क करो. 27. हाँ भाई, बी विल बी द करेक्ट आंसर. टू बी ऑलवेज एट वन सर्विस. वी कैन कॉल का मतलब होता है व्हेन यू गिव द जेस्चर टू समवन, ही विल बी रेडी फॉर द सर्विसेज. ठीक है, तो ऐसे उंगली करी और एकदम से लोग आपकी तरफ आ जाते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 28. टू चेंज कलर. टू चेंज कलर का मतलब क्या होगा? टू चेंज अपीयरेंस, टू शिफ्ट एलिगेंस टू फेवर द रॉन्ग पर्सन, टू चेंज योर रेजिडेंस. आंसर बताएं. क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? टू चेंज कलर्स. फटाफट आंसर मार्क करो. देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट करते हैं. टू चेंज कलर्स, अपने रंग बदल लेना. ठीक है, अब रंग बदलने का मतलब क्या समझ आ रहे हैं? रंग बदलने का मतलब होता है कि पहले आप इस पार्टी में हुआ करते थे, अब आप उस पार्टी में चले गए. पहले आप समझो ऐसे हुआ करते थे, मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, अब तुम मेरे शत्रु हो गए. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यू आर चेंजिंग कलर्स. तुम रंग बदल देते हो, भेस बदल लेते हो. तो चेंज अपीयरेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे थोड़ी कपड़े बदल लेना. से टू शिफ्ट एलिगेंस. एलिगेंस का मतलब होता है कि आप पहले मेरी रिस्पेक्ट करते थे, अब दूसरे के रिस्पेक्ट करने लगे. इसका मतलब ये हुआ यू चेंज द पार्टी. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर है. ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा. बिल्कुल बिल्कुल. नाउ हाँ, नाउ बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. इट इज 29. टू टॉक शॉप. टू टॉक शॉप का मतलब क्या होता है? टू टॉक नॉनसेंस, टू टॉक रीजनेबली, टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स, एंड टू अब्यूज समवन. टू टॉक शॉप क्या आंसर हो सकता है? आंसर सोच के बताएंगे. करो भाई. टू टॉक शॉप. शॉप मतलब तो समझ गए ना, दुकान की बातें हो रही हैं. ठीक है, दुकान की बातें हो रही हैं. तो टू टॉक शॉप आप हमेशा दुकान की बात करते हो. टू टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें करना. और टू टॉक रीजनेबली, अच्छी बातें करना. टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स, या टू अब्यूज समवन. तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टू टॉक अबाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल अफेयर्स, टू टॉक शॉप, यानी कि तुम हमेशा काम की बातें करते हो. ठीक है, समझ गए. नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन टुडे टू गो. इट इज हियर. टू पुट समबडी इन हिज प्लेस. टू पुट समबडी इन हिज प्लेस मतलब टू टर्न हिम आउट, टू ऑनर हिम, टू गिव हिम ड्यू रेस्पेक्ट, टू मेक हिम हम्बल. क्या आंसर होगा? टू टर्न हिम आउट, टू ऑनर हिम, टू गिव हिम ड्यू रेस्पेक्ट, एंड टू मेक हिम हम्बल. टू पुट समबडी इन हिज प्लेस. आंसर बताएं क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा टू मेक हिम हम्बल. बेटा किसी को हम्बल, विनम्र बना देना. ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर. यू कैन सी हियर, ही टोल्ड हर टू स्टॉप टॉकिंग बट शी क्विकली पुट हिम इन हिज प्लेस. मतलब भाई क्या हुआ, उसने प्लेस चेंज कर दिया, यानी कि हम्बल हो जाना. Keep imbibing. We believe in you.